जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में फिर से। जी हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड डिविडेंड का अनाउंसमेंट जब से कंपनी में हुआ है, शेयर फोकस में है और एक बार ओएफएस इसमें भी आया था जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसके वजह से भी शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके वजह से शेयर थोड़ा सा फोकस में है। लेकिन अभी दो पेनाल्टियां लगाई गई हैं एनएससी और बीएससी के द्वारा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं फंड रेजिंग से रिलेटेड। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 104 रुपये के आसपास, 3.5 रुपये के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है और 2 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 200 करोड़ रुपए के आसपास के और 23% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है, जो कि देख सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले तो पेनाल्टी लगाई गई है। पेनाल्टी किसने लगाई है भाई? तो 28 फरवरी 2026 आज का डेट है, एकदम वेरीफाई कर लीजिएगा, लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ। ठीक है ना। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का एनएससी और बीएससी, यहाँ पे देख सकते हो बीएससी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब एनएससी की तरफ से। तो दोनों एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज की तरफ से इन पे एक जो है फाइन या पेनाल्टी कह लीजिए लगाया गया है। ठीक है ना। और दोनों ने सेम ही वैल्यू का फाइन या पेनाल्टी लगाया है। फाइन कितने का लगा है? तो 9,77,000 40 रुपये का यहाँ पे पेनाल्टी लगाई गई है और इतना ही और कर दीजिए 9,77,040 रुपये और दोनों एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे 9 दूना 18, 19 और 19.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पे पेनाल्टी जो है टोटल लगाई गई है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, या सीधा सीधा 20 लाख भी बोल सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर। अब ये पेनाल्टी क्यों लगाई गई है? क्यों कंपनी, मतलब एक्सचेंज को कंपनी के ऊपर जो है डंडा चलाना पड़ रहा है? तो उसका यहाँ पे मैं आंसर आप लोगों को देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, एनएससी और बीएससी ने दोनों ने फाइन लगाया है। टोटल वहीं कह लीजिए 9,77,000 रुपये या 9,77,000 टोटल, मतलब कह लीजिए 20 लाख के आसपास का जुर्माना लगाया गया है 27 फरवरी 2026 को, जो कि कंपनी ने 28 फरवरी को हम लोगों को बताया। रीज़न क्या है पेनाल्टी का? तो कंपनी कह रही है कि बोर्ड की संरचना रेगुलेशन 17A के तहत जो है आवश्यक निदेशकों, डायरेक्टर की संख्या सही न होने के लिए। क्योंकि देखिए, सेबी का रूल रेगुलेशन होता है। अब सेबी का जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनता है उसको फॉलो करवाना पड़ता है एनएससी और बीएससी को ही, एक्सचेंज को ही। और जैसे मान लेते हैं कि सेबी ने कोई भी एक संरचना बना दिया कि कोई एक कंपनी लिस्ट होगी तो उसमें इतना बोर्ड डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब टोटल उसमें ये पद पे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मतलब इस तरीके से कई सारे पद होते हैं। तो उसमें एक संरचना होती है। मतलब कुल मिला के कई सारे पद जो है कह लीजिए डायरेक्टर के इनके खाली थे। ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है ना। दूसरा, एक कमेटी का गठन रेगुलेशन 18A के तहत, 19A के तहत, 19(2) के तहत ऑडिट कमेटी जो होती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होता है कि ऑडिट कमेटी जो है का गठन सही से होना चाहिए। ऑडिट कमेटी अगर सही से नहीं गठन रहेगी तो ऑडिट ही नहीं हो पाएगा। फिर वहीं पे फ्रॉड रोड मैटर चलता है कि सही से ऑडिट नहीं हुआ, फंड इधर से उधर हो गया, मतलब मिसमैच हो गया। तो ऑडिट कमेटी को जो है अच्छे से जो है, मतलब उसका गठन करना चाहिए, जितने लोग होने चाहिए उस तरीके से। तो इसमें भी सही से नहीं था, मतलब समिति का गठन भी नियम अनुसार नहीं हुआ था सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत। तो इस पे भी यहाँ पे डंडा चला है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो है यहाँ पे है। अब इस पे आईआरएफसी की क्या सफाई है? क्योंकि आईआरएफसी भी तो कुछ सफाई देगी ना भाई, कि क्यों दिक्कत हुआ, क्यों नहीं नियुक्त कर पाई। तो ये सरकारी कंपनी है, आप लोगों को पता है सरकारी कंपनी है, तो इसमें जो है नियुक्ति का अधिकार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार जो भी है वो भारत के राष्ट्रपति और रेल मंत्रालय के पास है, समझ रहे हो। तो क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारी न है, सरकारी कंपनी का मतलब है कि सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति, सीधा सीधा। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को नियुक्त करना पड़ता है जो भी डायरेक्टर होते हैं। लेकिन अब भाई, जब भी कोई सरकार जहाँ पे भी मतलब जाती है, जहाँ पे सरकार को कुछ करना होता है, उस प्रोसेस में लगता है टाइम। तो सही समय पे मतलब सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं हो पाई, इस वजह से पद खाली रह गए। सीधा सीधा मंत्रालय से अनुरोध भी कंपनी ने पहले ही किया था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। लेकिन नियुक्ति का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी उसको मंजूरी कुल मिला के कह लीजिए कि नहीं मिली है। जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से तो कंपनी अपने आप थोड़ी नियुक्त करेगी कि नहीं इसको कर दिया उसको कर दिया। तो ये चीज़ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पुराना उदाहरण भी है इस तरीके से। कई सारी जो नियुक्तियां में देरी पहले से भी हुई है, मतलब पहले भी कई बार हुई है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाद में एनएससी और बीएससी जुर्माना माफ़ कर देते हैं। ठीक है ना, वाइप ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये वाला जो जुर्माना लगा है इसको भी माफ़ करने का अनुरोध किया गया है।
हो सकता है कि इसको भी माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कंपनी की गलती नहीं है, सरकार की तरफ से डिले हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये एक कह लीजिए आज की लेटेस्ट खबर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो 28 फरवरी की ये बढ़िया खबर है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, आगे भी खबर मैं आप लोगों को देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट जो भी है। 28 फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे खबर निकल के सामने आई है। इन्होंने जापान में कुछ रोड शो किया है, यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे IRFC ने टोक्यो में जो कह लीजिए कि ECB रोड शो किया है, जापानी रीजनल इन्वेस्टर को शामिल किया है। मतलब वहाँ से फंड रेज करने के लिए वहाँ पे कुछ कह लिए एक अभियान टाइप का कंपनी ने 26 और 27 फरवरी को टोक्यो में जो है 2 दिन का जो है ECB जो है चलाया था, कुछ करके जो है कह लीजिए। इसमें कई सारे इनके डायरेक्टर शामिल थे, सुश्री दीपा कोटनिस थी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार गोयल थे। इन लोगों ने मतलब वहाँ से कि अच्छा सा फंड मिल जाए कम प्राइस पे, मतलब कम ब्याज पे, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे भी ये जो है खबर निकल के सामने आ रही है। अभी इस खबर को भी मैं आप लोगों को आसान भाषा में 2-3 पॉइंट में समझाऊँ तो फंड जुटाने का उद्देश्य था, इसके लिए रोड शो वहाँ पे हुआ है। फंडिंग विविधीकरण, ग्लोबल कैपिटल का अलग अलग स्रोत बनाने के लिए कंपनी जो है वहाँ से बोरोइंग ले रही है, और बोरोइंग कॉस्ट को कम करने के लिए भी, क्योंकि वहाँ से जो पैसा मिलता है वो कम ब्याज पे मिलता है। अभी 3 या 400 मिलियन डॉलर का भी कंपनी जुटाई थी, वही वाला न्यूज है। मित्सुई कुछ करके बैंक था जो कि नीचे दिया गया होगा, हो सकता है मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ पे एक सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग थी जो यहाँ पे गिफ्ट सिटी में उसकी सीट था एक जो है, और ये जो एक और थी MUFG करके। इन दोनों से भी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही 400 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए यहाँ पे मतलब कंपनी ने जो है साझेदारी की थी या लोन लिया था। वीडियो भी बनाया था इसका कि लोन लिया है 2 जापानी कंपनी से, हालांकि भारतीय ब्रांच से ही, मतलब जो गिफ्ट सिटी में। वहीं उसी तरीके से अब वहाँ से पर्सनल, अब ये तो इनके ब्रांच से यहाँ पे कर्ज लिया है, अब मेन उन्हीं दोनों बैंक से वहाँ से कर्ज लेने के लिए कंपनी ने यहाँ पे तैयारी किया है, या फिर कोशिश कर रही है, कुल मिला के इस तरीके से कह लीजिए, ठीक है ना। तो ताकि कम पैसे पे मिल जाएगा तो बढ़िया कंपनी की मजबूत स्थिति बनेगी, और बढ़िया सा कंपनी जो है रेलवे को अच्छे से फाइनेंस कर सकेगी, ठीक है ना। तो ये 2 खबरें आज की हैं, जस्ट आज की कह लीजिए, ठीक है ना। इसके पहले फंड रेज करने के लिए और यहाँ पे बोरोइंग प्रोग्राम मतलब 2026-27 के लिए फंड रेज करने के लिए कंपनी 9 मार्च को मीटिंग तय किया है, और उसी मीटिंग में कंपनी यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड के लिए भी विचार करने वाली है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था कि 9 मार्च को यहाँ पे कंपनी डिविडेंड के लिए मीटिंग करने वाली है। जब भी डिविडेंड घोषित करेगी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी शेयर की बात करेंगे दोस्तों, तो शेयर अपने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी भी अगर कल रिकवरी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अभी भी इसमें जो है 95 रुपये से लेके 100 रुपये वाले रेंज में जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो देख लीजिएगा, शेयर थोड़ा सा न्यूट्रल ही ट्रेड करा है, निगेटिव ही। तो अभी तो उतना एंट्री का पॉइंट परफेक्ट है नहीं, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो 95 के आसपास अगर मिलता है तो मेरा एंट्री का यहाँ पे व्यू रहेगा। देख लीजिएगा आप लोग, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।